मैं देश भर से यहाँ पर आए यात्रा के डेलीगेट साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि पिछले जो 33 दिनों की यात्रा देश के करीब 12 राज्यों में निकाली गई, वो इस समय की जरूरत और इस समय की जरूरत को पूरा करने में भागीदार हर एक छात्र, नौजवान, मजदूर, नौकरी पेशा नागरिक साथी वो बधाई का पात्र है। और मैं आपको संक्षेप में ही बताना चाहूँगा कि ये जो यात्रा है ये समय की ज़रूरत क्यों है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, किसी कहावत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, इस तरह के मौक़ों पर इकट्ठा होने पर की जाने वाली रस्म अदायगी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। ये एक सच्ची बात है। 4 मुद्दे सबसे पहले मैं आपका ध्यान उसकी तरफ खींचना चाहूँगा। पहला मुद्दा जिससे हम सबकी जेबें वाकिफ है वो है महंगाई। अब महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं कि भूकंप आ गया, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, ये तो कुदरती कहर है। इस कुदरती कहर के बारे में कोई क्या कर सकता है। तो महंगाई की वजह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये कह देना भी काफी नहीं है कि सरकारी नीतियां महंगाई का कारण है। निश्चित तौर पर सरकारी नीतियां ही महंगाई का कारण है, लेकिन वो कौन सी सरकारी नीतियां हैं जिसकी वजह से महंगाई हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों में अपने सारे रिकॉर्ड को, और ये भी कोई कहावत की बात नहीं है, सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी। तो इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जनता के बीच जाएंगे तो लोगों को हमें ठोस बात बतानी चाहिए, वेग बात नहीं बतानी चाहिए, अस्पष्ट बातें नहीं कहनी चाहिए। एकदम कॉन्क्रीट वजहों को बताया जाना चाहिए कि महंगाई क्यों है। महंगाई इसलिए भारत में पिछले 9 सालों में जो महंगाई में छलांगे लगी है, ये जो कुलाचे मार मार के महंगाई बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा करों का बोझ जनता पर बढ़ाया जाए। आप आंकड़े उठाकर इसको जांच कर सकते हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में बस आपको बताऊं। सरकार का एक राजस्व होता है, रेवेन्यू होता है। उसी रेवेन्यू के जरिए सरकार अपने सारे खर्चे पूरे करती है। उस सारे खर्चों में क्या क्या शामिल होता है? उसमें देश की जो दमनकारी मशीनरी को चलाने का खर्चा है, पुलिस, फौज, हथियार, दुनिया भर से अरबों खरबों डॉलर के हथियारों की खरीद, सेना का खर्चा यानी कि उसके सारे अफसरानों के भारी भरकम वेतन भत्ते, पुलिस अधिकारियों के वेतन भत्ते, और निश्चित तौर पे उसमें सेना और पुलिस, उसकी निचली कतारों में खड़े हमारे आपके बेटे बेटियां जो नौकरी करने के लिए, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, पुलिस, उनके वेतन और उनके भत्ते, ये सब शामिल है। इसके बाद भारत की भारी भरकम कुख्यात या सुविख्यात जो भी कह लीजिए नौकरशाही है। उस नौकरशाही का जो भारी भरकम तंत्र है उसका पूरा खर्चा होता है। तमाम सरकारी विभागों के जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्ते होते हैं, और इन सब के ऊपर खरबों डॉलर का खर्च इस देश के जनप्रतिनिधि जो कि संसद विधानसभाओं में बैठते हैं उनकी अय्याशी, ऐशो आराम और उनकी सुरक्षा पे खर्च होता है। वायु श्रेणी, जेड श्रेणी की सुरक्षा, एक मंत्री के 20-20 कारों के काफिले, उनके बुलेट प्रूफ कारें, उनके पीछे चलने वाले गनमैन और ब्लैक कमांडो, इस पर खर्च होता है। अभी ये कुछ साल पहले का आंकड़ा है, लेकिन 256 अरब डॉलर एक साल में खर्च किया था। ये काफी पुराना आंकड़ा हो गया, अब ये काफी बढ़ गया। तो ये सारा खर्चा जो है ये आपके और हमारे जेबों से वसूला जाता है टैक्सों के रूप में। अब आते हैं कि टैक्स कहां से आता है। टैक्स 2 चीजों से आता है, लोगों का प्रॉफिट यानी पूंजीपतियों का प्रॉफिट और लोगों के वेतन और मजदूरियों, यही 2 सोर्स है प्रॉफिट का। यानी कि जो टैक्स का, जो सरकार का कराधान प्रणाली है, जो उसका रेवेन्यू आता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो टैक्स, अभी मैं कस्टम ड्यूटीज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अन्य सीमा शुल्क रखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जनता पर टैक्स लगाया जाता है वो 2 जगह से आता है।
धन्ना सेठों, व्यापारियों, धन पशुओं, उनके मुनाफे का एक हिस्सा, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स और कारपोरेट टैक्स में रख सकते हैं। सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स कारपोरेट टैक्स नहीं होता है, और डायरेक्ट टैक्स के जद में कई बार मिडिल क्लास के भी कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर कहें तो डायरेक्ट टैक्स समाज के खाते पीते वर्ग देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि जिसका एक हिस्सा कारपोरेट टैक्स भी है, कारपोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों और कारखाना मालिकों और खान खदान मालिकों पे लगता है, उनकी बात करता है। पिछले 9 साल में जब से पूरी दुनिया आर्थिक संकट में घिरी है, हमारे देश का पूंजीपति वर्ग भी संकट में घिरा है। ये संकट किस चीज का है? ये संकट है जो उनके मुनाफे की औसत दर है उनके गिरने। मुनाफे की औसत दर गिरना मतलब उनका मुनाफा, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो निवेश हो रहा है, हर 1 रुपया पे अगर वो 60 पैसा कमाता था मुनाफा, तो अब वो घट के 30 पैसा या 25 पैसा। अब ये मुनाफे की जो गिरती दर है, इसको संभालने के लिए सरकार, खासतौर पे मोदी सरकार ने कई काम किया है। पहला काम है कारपोरेट टैक्स में भारी कटौती, यानी कि पूंजीपति जो पैसा टैक्स के रूप में देते थे, उनमें लगातार कटौती की गई है। डायरेक्ट टैक्स जो खाता पीता उच्च मध्य वर्ग देता है, उसमें लगातार कटौती की गई है। और दूसरी तरफ लगातार ठेका मजदूरी बढ़ाकर सरकारी पदों पर भर्तियां न करके, और जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, जो स्थायी पद थे पहले, वो स्थायी पद पे भी लगातार कैजुअल, दिहाड़ी और ठेका भर्ती करके औसत मजदूरी को लगातार घटाया गया। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि इस देश में 39 करोड़ मजदूर हैं जो औसतन 11 से 12 घंटे काम करते हैं। अगर वास्तव में अभी हम 6 घंटे के कार्य दिवस की मांग को छोड़ भी दें और सरकार का ही 8 घंटे का कार्य दिवस का कानून लागू होता हो, तो इन सारे मजदूरों जिनसे 12 घंटे काम करवाया जाता है, 39 करोड़, उसका आधा नया रोजगार और पैदा हो जाएगा। 19 करोड़ रोजगार तो सीधे अगर श्रम कानून लागू किए जाए, स्थायी पदों पे स्थायी भर्ती की जाए, नियमित प्रकृति के काम पे नियमित भर्ती की जाए, 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया जाए, तो 19 करोड़ नए रोजगार पैदा हो जाए। लेकिन लगातार ठेकाकरण क्यों बढ़ाया जा रहा है? वेज को नीचे करने के लिए, मजदूरी, औसत मजदूरी को घटाने के लिए, क्योंकि जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, लेबर की सप्लाई बढ़ती है, तो मजदूरी नीचे जाती है। तो महंगाई पे थोड़ा वापस आएंगे एक बार। तो महंगाई के ये 2 कारण। अब सरकार कारपोरेट टैक्स अगर कटौती करेगी तो सरकार का जो राजस्व है, यानी सरकार का जो खजाना है, उसमें कमी आएगी। और सरकार के खजाने में जब कमी आएगी तो सरकार को अपने मुलाजिमों को सारे वेतन भत्ते देने में दिक्कत पैदा होगी। कई राज्यों में और कई सेंट्रल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हो भी रहा है। 3-3, 4-4, 6-6 महीना लेट से सैलरी मिल रही है। उसकी वजह यह है कि जो राजस्व खाता अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, गोयनका, इन सारे सेठों, व्यापारियों पे जो कारपोरेट टैक्स लगा था, उसको कम किया गया है। और अब मोदी सरकार उसकी भरपाई कैसे कर रही है? लगातार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाकर। अलग अलग राज्य में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल पे जितना आप रुपया देते हैं, उसका 62 से 70% इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर वो घटा दिया जाए तो जो पेट्रोल अभी 100 रुपया लीटर बिक रहा है, वो 38 रुपये या 40 रुपये लीटर बिकेगा। यही हालत रसोई गैस की है। इसके अलावा जो बना बनाया खाना है, उस पर 20 से 22% आप जीएसटी देते हैं, जो सेंटर का जीएसटी और स्टेट का जीएसटी है, उसको मिलाकर। और अब न सिर्फ पके हुए खाने पे, बल्कि चावल, चीनी, दाल, तेल, इन सारी चीजों पे जीएसटी लगा रही है मोदी सरकार। और एक बहुत ही धोखा देकर भी आपसे टैक्सों की वसूली की जा रही है। अभी 1 अप्रैल से जो पेटीएम भुगतान या फोन पे भुगतान आप करते हैं, उसके ऊपर सरकार ने सरचार्ज लगा दिया। वो भी आपकी जेब से कट के जाएगा, क्योंकि पेटीएम कंपनी का मालिक वो अपनी जेब से नहीं देगा, और ना कोई व्यापारी जो अपनी माल या सेवा बेच रहा है वो अपनी जेब से देगा। वो सारा ट्रांसफर करेगा बोझा जो ग्राहक है उनके ऊपर। आप अपना, मैं आपको एकदम इसके लिए स्वागत करता हूँ, चुनौती देता हूँ, अपने पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट निकालिए। बैंक का जो निकलता है ना 6 महीने, साल भर का आप निकाल सकते हैं स्टेटमेंट, वो निकालिए। आप पाएंगे कि चोरी से, चोर दरवाजे से चोरी छिपे तमाम टैक्स लगा दिए गए हैं बैंक के अकाउंट के ऊपर। आप पहले अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक के एटीएम से पैसा निकालते थे, तब आपके ऊपर सरचार्ज लगता था। वो भी 3 बार निकाल के 4थी बार निकालते थे, तब लगता था।
अब आप अपने ही बैंक के एटीएम से 3 बार निकालेंगे, चौथी बार निकालेंगे तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। ये जन धन खाते खुलवा के उसमें सबका लोएस्ट बैलेंस से नीचे बैलेंस गया, उसके ऊपर सरचार्ज लगा के काट लिया। आप बैंक अकाउंट अपना देखेंगे तो ये चार्ज वो चार्ज करके कभी 25 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 12, 12.5 रुपए, ये इतनी बार वसूला गया है आपके बैंक खाते से। और अब आप इसको कई करोड़ लोगों से गुणा कर दीजिए। अगर 40-50 करोड़ लोग साल भर में केवल 1000 रुपया ये चोरी छिपे डाले गए सरचार्ज से पे कर रहे होंगे तो सरकार को कितना बड़ा इससे फायदा हो रहा होगा। तो सरकार ने पूंजीपतियों से यारी दिखाते हुए उनके ऊपर टैक्स घटाया है और आपके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। निश्चित तौर पे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गई। निश्चित तौर पे कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी बढ़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महंगाई का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, अगर जितना आप कीमतें अदा कर रहे हैं तमाम मालों और सेवाओं के लिए जो आप बाजार में खरीदते हैं, उसको आप तोड़ के देखेंगे कि कितना कितना इसमें टैक्स लगा हुआ है, तो आप पाएंगे कि मोदी सरकार ने एकदम अन्यायपूर्ण तरीके से, भयंकर तरीके से करों का बोझ जनता के ऊपर बढ़ाया। और ये 9 साल में रिकॉर्ड तोड़ हुआ। ये बात हमें लोगों को समझानी चाहिए, जनता को समझानी चाहिए कि महंगाई का ये ठोस कारण क्या है। जब तक हम जनता को ये ठोस कारण नहीं बताएंगे तब तक महंगाई के ऊपर वो विधवा विलाप बनते रहेगा कि हाय हाय महंगाई बहुत बढ़ी। इसलिए इसके ठोस कारण बताने चाहिए कि इसका सबसे बड़ा कारण इस समय बाकी पूंजीवादी व्यवस्था की अराजकता की वजह से निश्चित तौर पे हमेशा कुछ मालों और कुछ सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। और एक सापेक्षिक महंगाई जिसे कहते हैं कि मालों की कीमत निरपेक्ष तौर पर नहीं बढ़ी, लेकिन आपकी वास्तविक आमदनी कम हो गई। आपकी वास्तविक आमदनी कम होने की वजह से आपके लिए महंगाई बढ़ गई। तो ये जो महंगाई बढ़ने के ठोस कारण हैं, इनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए और बताना चाहिए। उसी तरह बेरोजगारी की आप समस्या भी है। हमारे देश में बेरोजगारी का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण, वह है अनौपचारिकीकरण। रेलवे में जो टोटल वर्कफोर्स थी, जो कार्य शक्ति थी, उसको 18 लाख से घटा के 11 लाख पे ले आए। ये प्रक्रिया कांग्रेस के सरकार में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अभूतपूर्व तरीके से किया। तमाम जगहों पे भर्तियों के लिए पोस्टें नहीं निकलती, पोस्टें अगर निकलती हैं तो उस पर एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकलता है तो उत्तीर्ण लोगों का इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता है तो भर्ती नहीं होती है। मतलब बेवकूफ बनाने का इन्होंने जंजाल फैला। तो एक तरफ सरकारी पद जो तमाम खाली हैं, लाखों सरकारी पद खाली हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों जोड़ दें तो वो संख्या करोड़ क्रॉस कर जाती है। ये करोड़ों पद भरे जाए तो ये हो सकता है, लेकिन उन्हें नहीं भरना है। उन्हें वास्तव में अंततः काम वो सारा करेंगे विभाग, लेकिन ठेके पर भर्ती करवाई जाएगी। कैजुअल मजदूर और ठेका मजदूरों से काम करवाया जाएगा। उसके लिए जेएमडी, राजस्थान बॉम्बे ट्रांसपोर्ट, A to Z, ट्रिमाल, इस तरह की ठेका कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है जो ज्यादातर गुजरात की है। और इन ठेका कंपनियों को देकर ठेके पे मजदूरों को भर्ती कराया जा रहा है। और इसी वजह से आज 39 करोड़ मजदूर वो 12 घंटे के आसपास काम करते हैं, जिनको अगर कायदे से आज टेक्नोलॉजी और उत्पादकता का स्तर देखा जाए तो 6 घंटे से ज्यादा कार्य दिवस का कोई मतलब ही नहीं बनता। दुनिया के कई देशों में लागू हो चुका है। दुनिया के कई देशों में 6 घंटे का कार्य दिवस लागू हो चुका है। आपको पूरे हफ्ते में कहीं पर 34, कहीं 38, कहीं 40 घंटा आप स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, इन सब जगह जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया की जनता को लूट के जो पैसा गया है वहां के साम्राज्यवादियों के पास, उससे वो अपने देश के मजदूरों को कुछ रियायत, कुछ सहूलियत दे देते हैं। लेकिन इससे इतनी बात साबित होती है कि ये नामुमकिन नहीं है, बशर्ते कि अगर व्यवस्था मुनाफा केंद्रित न हो। अगर मुट्ठी भर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का मुनाफा व्यवस्था और उसकी सरकार और उसकी राज्य सत्ता का मकसद है तो बेरोजगारी से निजात नहीं मिलती। और खास तौर पे इस समय जो कानूनेतर लूट हो रही है, एक लूट वो होती है जिसको भारत के कानून और दुनिया के किसी भी पूंजीवादी देश, किसी भी भांडवलशाही वाले देश में उसको मान्यता प्राप्त है उस लूट को। लेकिन एक लूट जो सीधे सीधे कानूनों का उल्लंघन करके और भ्रष्टाचार करके, ये आता है भ्रष्टाचार के मुद्दा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है।
ये भ्रष्टाचार, ये जो भाजपाइयों, हाफ पैंटियों और उनके गुंडा गिरोहों के चवन्नियों अठन्नियों के चार चेहरा चरित्र की बात होती है, ये आज के भ्रष्टाचारी थोड़ी है। याद करिए 1999 जून कारगिल युद्ध, क्योंकि अक्टूबर 1999 में चुनाव होना था, उसके बाद कारगिल युद्ध के बाद जो मारे गए सैनिक थे उनके लिए ताबूत की खरीद में इस राष्ट्रवादी सरकार ने घोटाला किया था। ताबूत जो मारे गए सैनिक थे सेना पे, जिसको हर वक्त सीमा पे खड़े सैनिक इतना झेलते हैं, तुम नहीं झेल सकते। सीमा पे खड़े सैनिक इतना झेलते हैं, तुम नोटबंदी की लाइन में नहीं खड़े हो सकते। सीमा पे खड़े सैनिक इतना झेलते हैं, तुम थोड़ी महंगाई नहीं झेल सकते। सीमा के सैनिकों का इन्होंने कौन सा सम्मान किया? इनके राष्ट्रवाद की पोल तो तब खुल जाती है जब पता लगता है कि कारगिल युद्ध जब मई 1999 से खुफिया एजेंसियां वाजपेयी सरकार को बता रही थी कि घुसपैठ हो रहा था, तो वाजपेयी सरकार इंतजार कर रही थी कि पहले ढंग से घुसपैठ हो जाए फिर युद्ध करेंगे, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव चाहिए, वोट देंगे। इसलिए हमारे बेटे बेटियों की वहां पे बलि दी गई। दो देशों के हुक्मरानों के आपसी लड़ाई में उनके खून की बलि चढ़ाई गई ताकि वोटों की फसल इनकी अच्छी हो सके। और 1999 में पहली बार भाजपा पहली बार 5 साल के लिए सरकार में आई। उससे पहले एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए आई थी वाजपेयी की सरकार। 5 साल के लिए सरकार आई और उसके लिए यज्ञ क्या किया था इन संघियों ने? यज्ञ किया था कारगिल युद्ध, जिसको रोका जा सकता था। घुसपैठ को गडेरियों ने बताया था, पहाड़ियों पे जो चलाते थे भेड़, उन गडेरियों ने खुफिया एजेंसियों को सूचना दी थी कि घुसपैठ हो रही है। और उस समय ताबूत घोटाला हुआ। उसी साल भाजपा का नेता दिलीप सिंह जूदेव कैमरे पे घूस लेता हुआ पकड़ा गया और बोल रहा था पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। उसी साल भाजपा का नेता, उसी सरकार के दौरान, माफ कीजिएगा, भाजपा का अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पे घूस लेता हुआ पकड़ा गया। और उसके बाद हमारे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो घोटाले का सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। व्यापक घोटाला किया कई लाख करोड़ रुपए का, और किसी बॉलीवुड की खुफिया फिल्मों की तरह उस घोटाले में गवाही देने वाले 49 लोग रहस्यमय तरीके से मरे। पता ही नहीं चला कहां गए 49 लोग। और उसके बाद ये पूरा सिलसिला चालू होता है, राफेल घोटाला और अब अडानी गेट। ये अडानी गेट जो हुआ है, इसने पूरी तरीके से इनका चाल चेहरा चरित्र उजागर कर दिया। और ये तो वही लोग थे जो आजादी की लड़ाई में भी अपना चाल चेहरा चरित्र उजागर कर रहे थे। ये धर्म का सहारा लेते हैं, देवी देवताओं का सहारा लेके आपकी धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। मोदी अभी जाकर बोल रहे हैं कर्नाटक में कि अगर बजरंग दल पे बैन लगता है तो इसका मतलब बजरंग बली को जेल में डाला जा रहा है। और कांग्रेस ने पहले श्री राम को जेल में डाल दिया था, अब बजरंग बली को जेल में डाल दिया था। लेकिन अभी देश की जनता भी समझ रही है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और लोग महंगाई बेरोजगारी से इतना त्रस्त हैं। वो यात्रा चलाते हुए लोगों ने बताया कि क्या रिस्पॉन्स मिला जनता का। कहीं पर भी कोई मोदी भक्त गलती से बोलता भी था तो जनता ही डांट डपट के चुप करा देती थी। मैं भी कुछ जगह यात्राओं में शामिल। तो ये आपकी सच्चाई है। और इनके स्त्री विरोधी चरित्र को देखिए, मतलब चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर और आसाराम बापू भी आदमी तो इन्हीं का है। आसाराम बापू के स्टेज पे तो नाच रहा था ना नरेंद्र मोदी भजन में। ये सारे बलात्कारियों, दुराचारियों, रेपिस्टों, मोलेस्टर्स, इनकी ये पार्टी। और ये सच्चाई छिप नहीं सकती किसी हाल में। जनता के सामने भी देखिए, हमारे पहलवान भाई आए थे आज, बताया सैकड़ों महिला पहलवानों का सालों से यौन उत्पीड़न यह आदमी कर रहा है। भाजपा का बाहुबली बन के घूमता है यूपी का नेता ब्रजभूषण, और कोई कदम मोदी सरकार उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2024 की चुनावी रणनीति में ब्रजभूषण इनका एक प्रमुख मोहरा है, जिसके जरिए ये वोट वसूलने वाले। इसलिए ब्रजभूषण पे FIR दर्ज हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये इनकी सच्चाइयां हमें ठोस तरीके से उजागर करनी चाहिए और ये बात को समझना चाहिए कि ये चीजें क्यों कर रहे हैं। फांसीवादी सरकार बाकी सारी लुटेरे सरकारों से एक महीने में अलग होती है। वो महीना क्या है? फांसीवाद हम किसको कहते हैं? फांसीवाद हम लोग बोलते रहते हैं। क्या है फांसीवाद? फांसीवाद देश के सबसे धनी धन्ना सेठों,
व्यापारियों, बिचौलियों, दलालों के राज का नाम है, जो राज कब आता है? तब आता है जब आर्थिक मंदी छाई होती है और मंदी के टाइम में पूंजीपतियों को जरूरत होती है कि मजदूरों की मजदूरी नीचे करो। अगर उनकी मजदूरी ऊपर भी हो तो रुपए की कीमत गिरा के उनकी वास्तविक मजदूरी गिरा दो। अब आंगनवाड़ी की हमारी बहनें बैठी है, यहाँ पर बवाना के इंडस्ट्रियल वर्कर बैठे हैं, करावल नगर के मजदूर साथी बैठे हैं। आप सोचो कि आज से 20 साल पहले 500 रुपए की जितनी वैल्यू थी, क्या जितनी वैल्यू है? 500 रुपए का नोट तो वही रहा ना, 500 रुपए का नोट तो वही है, लेकिन 500 रुपए से जो सामानों की टोकरी आप लेके आते थे बाजार में, वो सामानों की टोकरी अब चुनौती बन गई। चुनौती होती है ना, चूना सुरती जो लोग खाते हैं, इतना बड़ा हो गया, टोकरी नहीं रहेगी। 500 रुपया भी बच्चे को त्योहारी में दे तो बच्चा भी कहता है कि अंकल अपने बेटे को टॉफी खिला, ये कीमत हो गई है 500। तो वो कीमत रुपए की गिराते हैं, वेतन आपका दिखने में लगता है कि अच्छा मानदेय हमारा कितना हो गया, 10,000 से 12,500 हो गया। 10,000 की जो वैल्यू 2016 में थी, आज उतनी थोड़ी है। आपका जो 12,500 हुआ वो एक हाथ से चवन्नी दी, दूसरे हाथ से अठन्नी ले लिया आपसे। तो ये इस तरीके से फांसीवादी सरकार जनता की मजदूरी को कम करती है, जनता के वेतन को घटाती है, चाहे दिखने में वो वेतन 10,000 से 12,500 हो जाए तो भी। और जब जनता इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उसको दबाने की जरूरत होती है, और उसको दबाने की जरूरत होती है तो एक तानाशाह सरकार। तब दो जरूरतें आती हैं। जब जनता की आवाज को दबाने की जरूरत पैदा होती है शासक वर्ग को, तो दो काम करते हैं। एक, जिसका प्रचार याद करिए 2014 में मोदी का क्या प्रचार हुआ था, मजबूत नेता, राष्ट्र को मजबूत नेता की जरूरत है जो चीन को आंख दिखा सके, है ना। अब चीन को आंख दिखाने जाते हैं मोदी जी तो उनकी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, झूला झूल के चले आते हैं। तो चीन को आंख दिखा सके, ये कर सके, वो कर सके, ये चीज मजबूत नेता जब आ जाता है चुनाव जीत के, तो पता चलता है उसकी मजबूती तो सेठों व्यापारियों के लिए है, जनता के लिए नहीं। और दूसरा काम होता है इस मजबूत नेता को बनाने के अलावा जनता को धर्म के नाम पे बांटना। धर्म के नाम पे क्यों बांटना? क्योंकि अगर जनता को आप सिर्फ लाठी डंडे से नहीं दबा सकते, जनता को तोड़े बिना उसको दबाया नहीं जा सकता। तो हर जगह फांसीवाद की दूसरी खासियत भी होती है, आपका एक नकली शत्रु पेश किया जाता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की आबादी होती है जो न पूरी तरह कभी आबाद हो पाती है, न पूरी तरह बर्बाद हो पाती है, किसी तरह जीती रहती है, लेकिन उसके सर पे एक आर्थिक असुरक्षा और अनिश्चितता की तलवार लटकी रहती है। और जब यह असुरक्षा और अनिश्चितता बनी रहती है तो लोग एक चिड़चिड़ाहट में जीते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, उनके अंदर एक अंधी प्रतिक्रिया होती है, एक गुस्सा होता है। भाजपा क्या करती है? आपकी इस अंधी प्रतिक्रिया, इस अंधे गुस्से को एक नकली दुश्मन देती है। वो बोलती है देखो मुसलमान, 14 करोड़ मुसलमान मतलब 14 करोड़ बेरोजगार हिंदू। अगर दलितों को नौकरी मिलती है तो महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठों को देखो ये जॉब लेके चले जा रहे हैं, तुम्हारी इसलिए प्रॉब्लम है। हर जगह एक नकली दुश्मन पैदा करो और किसी अल्पसंख्यक को चुनो। वो अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, वो शिवसेना के लिए यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के मजदूर हो सकते हैं, भाजपा के लिए मुसलमान हो सकते हैं, या ईसाई हो सकते हैं, या सिख हो सकते हैं, जो है वो कोई भी राइट विंग ऑफ पार्टी ले लीजिए। हिटलर के लिए यहूदी था। तो किसी अल्पसंख्यक समुदाय को नकली दुश्मन के तौर पर बहुसंख्यक आबादी के सामने पेश करो और उसके सामने उसके बारे में झूठ और मिथक को स्थापित करके, जैसे मुसलमानों के बारे में किया जाता है। आपको पता है बहुविवाह की प्रथा का डेटा अभी आया है। भारत में बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा बीवियां रखने वाले जो प्रथा है वो कितने लोग, मुसलमानों में 5.8% और हिंदुओं में भी 5.8%। ये डेटा आंकड़ा है। जनसंख्या, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दोनों की जन्म दर पता कीजिए तो लगभग बराबर है। ये सारी बातें दोहरा दोहरा के आपको बता दी जाती है, एक ऐसी मंजिल ला दी जाती है जब हम किसी से पूछते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा शादियां करते हैं, ये आपको किसने बताया, क्या है इस सूचना का स्रोत? तो सामने वाला आदमी कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सब जानते हैं, है ना। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। इसको कॉमन सेंस के तौर
तौर पे स्थापित कर दिया जाता है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान गंदे रहते हैं, मुसलमान 2 से ज्यादा शादियां करते हैं। जब आप आंकड़े पता करते हो तो बकवास। अगर मुसलमान जितना ये करते हैं हिंदू भी उतना ही करते हैं। इसको धर्म के आधार पर बांटा ही नहीं जा सकता। ये आंकड़ा है ट्रूथ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मानो या ना मानो, यही सच है। तो ये एक नकली गोरक्षा, इनका नागालैंड का बीजेपी का विसासोली लोगू वो जाके बोलता है कि नागालैंड में गोमांस की सप्लाई कभी कम नहीं होने देंगे। बीजेपी का वादा है, बीजेपी नागालैंड में कभी बीफ की सप्लाई कम नहीं होने देगी। इनका मणिपुर का जो नेता और मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, वो बोलता है मैं बीफ खाता हूं, कौन रोक सकता है, ये हमारे इलाके के कल्चर है, हम तो खाते हैं बीफ। और भाजपा यहाँ पर कोई बीफ पे बैन नहीं लगाएगी। इनका किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री अरुणाचल का बोलता है मैं खुद बीफ खाता हूँ। बाद में अमित शाह ने कान मरोड़े तो बोला नहीं मैं बीफ नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे राज्य के लोग बीफ खाते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। गोवा में अमित शाह वादा करता है कि आप कभी गोमांस पर बैन नहीं लगाएंगे गोवा में। केरल में इनका मंत्री इनका नेता श्री प्रकाश मल्लपुरम में वादा करता है कि भाजपा का शासन आने पर बीफ की सप्लाई केरल में कम नहीं होने दी जाएगी। तो मतलब गाय का, अगर गाय पवित्र जानवर है तो हर जगह होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि ये नागामीज गाय, मणिपुरी गाय है, ये पवित्र नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए ये गोवन गाय है, ये पवित्र नहीं हो सकती। गाय अगर पवित्र है तब तो सारी दुनिया में पवित्र है, क्योंकि सारी दुनिया ही भगवान ने बनाई होगी। अगर गाय सारी दुनिया में पवित्र है और हमारे मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं, तो बन ही गए विश्व गुरु, पता नहीं चला कब बने, लेकिन बन गए। और गाय सारी दुनिया में पवित्र है, तो जापानी गाय भी तो उतनी पवित्र है। और रूसी गाय के बारे में क्या, उसकी क्या गलती थी? और अमेरिकी गाय के बारे में क्या? और हंगेरियन और इटालियन और फ्रांसीसी और जर्मन गाय, वो भी तो पवित्र होगी, होगी नहीं पवित्र? तो अब जब मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं, तो पूरी दुनिया में गोमांस बैन क्यों नहीं करवा देते? करवा दे बैन। लेकिन भैया गोमांस बैन हो गया तो बीजेपी को चंदा देने वाले और बीजेपी के नेताओं जैसे संगीत सोम के गोमांस के जो बुचल खाने चल रहे हैं, उसका प्रॉफिट कहां से आएगा? 9 साल में बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत तीसरे या दूसरे, ठीक से याद नहीं है, दुनिया में स्थान पर पहुंच गया, तीसरे स्थान गोमांस निर्यात करने के बारे में। तो ये देखिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। गाय को एक तरफ कहते हैं कि माता है, जानवर नहीं है माता है, और फिर मांग करते हैं गाय को राष्ट्रीय जानवर बनाओ। ये क्या बात है? या तो माता है या राष्ट्रीय जानवर है, दोनों तो नहीं हो सकती ना, है ना? तो जिसको भाई जो मानना है वो माने। मेहनत का शॉर्ट का नजरिया क्या है? कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, उसका जाति मसला है। आपको नहीं खाना मत खाओ गौमांस, लेकिन अगर आप ऋग्वेद के काल के ब्राह्मणों के पास जाके ये बोलते तो आपका सर काट देते तुरंत, क्योंकि उनको गौमांस खाते थे। पढ़िए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण खाते थे हिंदू गौमांस, ये सच है, इसमें किताब है। भाजपा वाले इसका कभी खंडन नहीं करते हैं। और इसका आज उदाहरण क्या है? केरल के ब्राह्मणों के बारे में पता करिए कि वो खाते हैं कि नहीं खाते। कोई किसी को नहीं कह सकता कि तुम खाओ कि तुम मत खाओ, सही बात, ये सबका जाति मसला है। क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सबका जाति मसला है। कौन सा धर्म मानना है या कोई भी धर्म नहीं मानना है, ये सबका व्यक्तिगत मसला है। इसलिए भगत सिंह की बात को मैं याद दिलाता हूं। भगत सिंह ने क्या कहा है सांप्रदायिक दंगे और उनके इलाज में, और यही उनके शब्द है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। हम धर्म पे अलग अलग होते हुए भी राजनीति पे एक क्यों नहीं हो सकते? हम धर्म पे अलग अलग होते हुए भी अपनी लड़ाई में, जो कि बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, उसमें एक क्यों नहीं हो सकते? जब भी धर्म राजनीति के साथ मिलता है तो जनता का खून बहता है। आप मेरे को एक भाजपा नेता का नाम बताओ जो ये भाजपा और आरएसएस के बनने के बाद से किसी दंगे में मारा गया, किसी दंगे में मारा गया पता है आपको? भाजपा नेता का घर जला हो, उसके बेटे मारे गए हो। हमारे बेटे बेटियों के हाथ में तलवार और त्रिशूल और कृपाण पकड़ाया जाता है, और उनका बेटा बनता है बीसीसीआई का चेयरमैन। पीयूष गोयल का बेटा पढ़ रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो नहीं उसको पाठशाला में पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते उसे पाठशाला में? पाठशाला में पढ़ाऊंगा,
जिहाद हो रही है, एक नकली डर पैदा करते हैं। मुसलमान आपके बेटियों को उठा, अरे बेटी मेज कुर्सी थोड़ी उठा ले जाएंगे यार। बेटी को जिसको अपने जीवन साथी के तौर पे पसंद करना होगा करेगी, औरत की आजादी है। लेकिन औरत के शरीर को राजनीति का मैदान बनाया जाता है। जिस समुदाय की इज्जत औरत की योनि में है, उस समुदाय की इज्जत के बारे में सोचना पड़ेगा ना। यहां इतनी औरतें बैठी हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग को स्वीकार है कि आपको वस्तु या सामान के तौर पे पेश किया जाए? आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आपके अपने सपने नहीं है, आपके अपने दुख दर्द नहीं है, आप किसी की प्रॉपर्टी हो? तो इसलिए ये लव जिहाद की नोट रखिए। लव जिहाद अगर किसी ने की है तो सिकंदर बख्त, भाजपा के मर चुके नेता, उन्होंने भी तो हिंदू से शादी की थी। शाहनवाज हुसैन, उसकी पत्नी का नाम रेणु शर्मा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको प्यार हुआ था, रेणु शर्मा के घर वाले नहीं मान रहे थे, उमा भारती मनाने गई कि अच्छा मुसलमान है क्योंकि बीजेपी के तलवे चाटता है। बीजेपी का मुसलमान नेता, उसने भी हिंदू से शादी की है। क्यों नहीं? बजरंग दल के लंपट गुंडे, आवारा, बलात्कारी, छेड़खानी करने वाले चवन्नी, अठन्नी, हाफ पैंटिए, ये बीजेपी नेताओं के घर पे हमला क्यों नहीं करते? उनका पता नहीं उनके पास। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी नदीम हैदर से शादी की है मुसलमान से, ये लव जिहाद नहीं है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमको हूतिया बनाने के लिए सब किया जा रहा है। ये लव जिहाद, ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, घटती मजदूरी, अपने असली मुद्दे छोड़कर हम आपस में मजहब के नाम पे सिर्फ उटव्वल करें। और वही जो गोरख पांडे ने कहा था कि इस साल खूब हुआ है दंगा, खूब हुई है खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। ये आपस में हमें फालतू के फर्जी मुद्दों पे लड़ाकर अपनी गोटियां लाल करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। इसलिए एक शपथ ये भी लेना चाहिए, अपना हाथ उठाइए और बताइए, हम और ये फांसीवाद का तरीका होता है कि एक नकली दुश्मन खड़ा करो, आपके अंदर नकली डर पैदा करो। बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उससे मत डरो। 1.25 लाख ठेका मजदूर आत्महत्या कर देते हैं, उससे मत डरो। महंगाई आपकी जेब को कुतर जाती है दीमक की तरह, उससे मत डरो। पता नहीं कहां कौन किसकी बेटी बहन को उठा लेगा, उससे डरो। बकवास है, इसको पहचाना जाए। और हमारे देश की जनता समझदार है। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं कि जनता से कुछ नहीं बनता। एक न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव करके एक है, वो बोलते हैं कि जनता ही बेकार है, जनता फांसीवाद को नहीं, इसलिए जनता बेकार है। अपना काम उन्होंने किया नहीं, जनता को दोष दे रहे हैं। 12 घंटे जो काम करता है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वो नहीं पड़ेगा। यहाँ बैठे नौजवानों का ये काम है ना, जो जाते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेहनत कश वर्गों के खून पसीने से, वो जाके समझाना चाहिए उन्हें। वो नहीं समझाएंगे, उसके बाद जनता को दोष देंगे। तो उनसे कहना चाहिए, भैया तुम अपने लिए नई जनता चुन लो क्रांति करने का। हमारा अपना आखिरी हिस्से पे आता हूं, मैंने शायद ज्यादा वक्त ले लिया, बस मैं 5 मिनट में बात खत्म करूंगा। मुद्दे की बात करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करें। पहली चीज, लंबी लड़ाई ये है कि एक देशव्यापी जनता की क्रांतिकारी पार्टी खड़ी की जाए। ये मुमकिन है और ये हो सकता है। मजदूर बिल्कुल की तरफ से हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी का समर्थन करते हैं। मजदूर बिल्कुल से जुड़े कुछ लोग RWPI से भी जुड़े हुए हैं। ये एक शुरुआत है, इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, RWPI का वॉलंटियर बनाइए, इस पार्टी को देश में फैलाइए। लेकिन ये दूर की लड़ाई है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन 5 साल नरेंद्र का ये देश और नहीं झेल सकता। बहुत हो गया, नरेंद्र को बहुत मजा मिल गया। इसका सपना है, सारे फासिस्ट व्यक्तिगत सपने देखा करते हैं। नेहरू 3 बार बना था, हम भी 3 बार बनेंगे। अमर रस्सी पकड़ के चला था, प्रेम भी रस्सी पकड़ के चलेगा। आपको ये रेफरेंस शायद समझ में आया हो, अंदाज अपना अपना फिल्म का है। तो ये इसका सपना है, इस सपने को क्या करना है, चकनाचूर कर देना।
इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, पार्टी हमारी देशव्यापी तो एक साल में नहीं बन जाएगी। हम लोग एकदम यथार्थवादी होना चाहिए ना, किसी किले में नहीं रहना चाहिए शेख चिल्ली के। तात्कालिक तौर पे क्या किया जाए? तात्कालिक तौर पे यह किया जाए कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, इन 4-5 मुद्दों पे जनता के मिलिटेंट जुझारू जन आंदोलन खड़े किए जाए। पहली चीज है ये जन आंदोलन, ये जनता जो जत्थेबंदियां होंगी वो जो जन आंदोलन खड़ा करेगी 24 में, चाहे मोदी दोबारा भी आ जाए तो उसको भी कुछ मांगों को मानना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर देश में एक मिलिटेंट मास मूवमेंट इन मुद्दों पर खड़ा किया जा सके, बड़ा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। चे गुवेरा एक क्रांतिकारी थे क्यूबा के, उन्होंने कहा था हम लोग यथार्थवादी हैं, हम लोग असंभव का सपना देखते हैं। संभव तो पहले ही संभव है ना, असंभव को संभव बनाया जाता है। इसलिए तात्कालिक कारोबार जो आपसे कहे कि मोदी नहीं तो कौन, तो जैसा साथी प्रसेन ने बताया, मैं उसी को थोड़ा और गंदे शब्दों में कहूंगा कि अगर खाना नहीं होगा तो गू खा लोगे क्या? खाने की तलाश करोगे ना। लॉन्ग टर्म खाना क्या है? देशव्यापी क्रांतिकारी पार्टी। शॉर्ट टर्म खाना क्या है? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पे एक जन आंदोलन खड़ा करना। और उसके लिए सबसे प्रमुख बात क्या है? सबसे प्रमुख बात यह है कि इन सवालों पे अस्पष्ट गोल मोल वेग बात ना की जाए। महंगाई पे हमारी डिमांड क्या है? ठोस मांग हर मुद्दे को लेके, जैसे बेरोजगारी पे हमारी ठोस मांग है कि अगर गांव के गरीबों के लिए सरकार 100 दिन का सही रोजगार, 100 दिन का रोजगार, वैसे कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, रोजगार शब्द नहीं रोज होता है जो रोज किया जाए। 100 दिन का रोजगार क्या होता है? रोजगार तो 365 दिन का ही हो सकता है, छुट्टी समय, ऑब्वियसली साप्ताहिक छुट्टी समय तो। लेकिन सरकार ने माना कि हम गांव के गरीबों के लिए अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि इनको रोजगार देना है। तो शहर के गरीबों ने क्या बिगाड़ा भाई? शहर के बेरोजगारों ने क्या बिगाड़ा? और अगर तुम एक पे मान गए तो तुमको सब पे मानना पड़ेगा। इसलिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करो। केंद्र सरकार के सामने इस केंद्रीय मांग को अगर हम लग जाए, अगर हम जुट जाए, तो भाइयों इतनी बुरी हालत है, भाइयों और बहनों और साथियों, इतनी बुरी हालत है बेरोजगारी की कि लोग खड़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं इतना क्योंकि हम एक ठोस मांग के इर्द गिर्द उनकी गोलबंदी की करना। अगर हम एक ठोस मांग के इर्द गिर्द उनकी गोलबंदी करने के लिए पूरी मेहनत करें और पूरे जोशो खरोश के साथ लगे, तो 2024 के चुनाव के पहले इसी दिल्ली के दिल में दिल्ली कूच पूरे देश में करेंगे और संसद घेरेंगे। इस मांग पे इसकी तैयारी करनी है। महंगाई पर हमारी सीधे मांग है दूरगामी। अप्रत्यक्ष कर का पूरा कंसेप्ट ही गलत है। अप्रत्यक्ष कर खत्म करो। इस देश के मजदूरों और किसानों ने इस देश की समृद्धि के निर्माण में अपनी मेहनत से पहले ही योगदान दे दिया। अब योगदान जब वो दे चुके, सारी समृद्धि, ऐशो आराम, धन दौलत पैदा कर चुके, तो उनको इनडायरेक्ट टैक्स देना चाहिए क्या? क्यों देना चाहिए? तब पूंजीपति देना, क्योंकि पूंजीपति पर जो भी टैक्स लगे या किसी चीज की महंगाई बढ़े, वो अपने माल में ट्रांसफर कर देता है उसकी कीमत। जिसको वेतन मिलता है वो कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो सिर्फ खरीदार होता है। जो सिर्फ खरीदार है वो मरता है अप्रत्यक्ष कर से। इस पर अलग से बैठ के हम लोग की महंगाई की पुस्तिका है, वो लोग भी आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो उस पर हमारी मांग क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करो। तात्कालिक मांग क्या है कि पेट्रोल प्रोडक्ट पे 65 से 70% जो टैक्स वसूला जा रहा है और जो जीएसटी रेजिम है उसको सुधारो। जीएसटी लगे, बिल्कुल लगना चाहिए धन्ना सेठों व्यापारियों का, लेकिन उसमें सुधार किया जाए और उसको इस तरह बनाया जाए कि महंगाई की दर को नीचे लाया जा सके। इसको लेकर एकदम ठोस डिमांड है हम लोग की महंगाई की बुकलेट में। करप्शन पे उसी तरह हम लोग की ठोस मांग है, उसी तरह सेक्युलरिज्म पे हम लोग की ठोस मांग है, सांप्रदायिकता पे हम लोग की ठोस मांग है। उन ठोस मांगों को जनता के बीच समझाना होगा, उनको लोकप्रिय बनाना होगा, उनको पॉपुलराइज करना होगा और जगह जगह उस पर गोलबंदियां खड़ी करनी होंगी। जनता जत्थेबंदियां जो उनके बीच जा रही हैं उनको बीएसजे कमेटियां बनानी होंगी, मोहल्लों में, गांवों में, शहरों में, इलाकों में, कॉलोनियों में, हर जगह। ये काम हमारे सामने खड़ा है क्योंकि 24 में भैया नरेंद्र आ गया ना,
तो 5 साल इस देश की आम जनता नरेंद्र के और नरेंद्र के मजे के और नहीं झेल सकती। तो हम लोग की जितनी भी ताकत है, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी, उस ताकत को फांसीवादियों के खिलाफ झोंक देना चाहिए, क्योंकि इस समय ये जो नरेंद्र का ऑरा है ये टूट रहा है। ये जो उसका आभा मंडल बना था ना कि मोदी भगवान के समान है, मोदी ही भगवान है, मतलब है ना, ब्रह्मा से सब लोग पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी मोदी से पैदा हुए थे, ऐसा कुछ एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है। तो ये जो ऑरा है ये टूट रहा है। ये देखो अभी कर्नाटक में इनकी हालत पतली है। 19 सेकंड तक का ऐसे करके मोदी एक वीडियो बनाया है जिसमें 19 सेकंड तक हाथ जोड़ के खड़ा है। अरे कुछ अच्छा काम किया होता तो हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आती। काम करने के बजाय तो सारा कांड किया है, हर साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। कर्नाटक की जनता को सीधे मंच से धमकी दे दी कि अगर जिताया नहीं तो दंगे करवाएंगे अमित शाह। हाँ वही चीज, हाँ तो ये सारे एक ही तरह के, केजरीवाल तो जूनियर मोदी है। तो ये जो पूरी चीज है ये इनकी दिखला रही कि अंदर से कमजोर हो रहे थे। कि एक प्रक्रिया शुरू हो गई, एक प्रक्रिया ये शुरू हो गई है कि 9 साल के बाद मोदी का आभा मंडल और जनता के बीच में उसका जो तुम्हार बांधा गया था वो टूट रहा है। इसी पर मैं लूशुन की एक बात की याद दिलाऊंगा। लूशुन ने पग कुत्ते के बारे में कहा था कि पग कुत्ता अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी मदद करने की कोशिश मत करो, तुम्ही को काट लेगा, उसको 2 लात और जमाओ। ये गिरा है, इस समय गिर रहा है कीचड़ में, इसको 2 लात और जमाओ फांसी बात को। ये चीज लेके हमें चलना है। आखिरी 2 बात, इनको वहां मारो जहां इनको सबसे ज्यादा चोट होती है। ये अपना 4 चेहरा चरित्र संस्कारी राष्ट्रवादी बनते हैं, तो इनके भ्रष्टाचार, इनके गौ रक्षा की नौटंकी, इनके लव जिहाद की नौटंकी, इसको जनता के सामने तार तार कर दो, बेनकाब कर दो कि कितने झूठे, बेईमान और फर्जी लोग हैं। और आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक इनका 4 चेहरा चरित्र क्या रहा है उसकी सच्चाई को उजागर किया जाए, क्योंकि इससे इनका जो धार्मिक आभामंडल है टूट जाता है। इनका संस्कारी आभामंडल है तो हमें नारे बनाने चाहिए। जैसे एक मैं छोटा सा कि सुबह का बलात्कारी अगर शाम को भाजपा में शामिल हो जाए तो उसको बलात्कारी नहीं संस्कारी कहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे नारे, इस तरह के छोटे छोटे जीआईएफ, इस तरह के छोटे छोटे मीम, इस तरह के छोटे छोटे वीडियो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फैला दीजिए। अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर जरूर बनिए, अपने ऑफिस के कलीग्स के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर जरूर बनिए, और जहां कहीं जनता के इन प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं वहां जाइए और इस बात को फैलाइए। और हम लोग को झूठ नहीं फैलाना है। फांसीवाद के पास झूठ है और पूंजी की ताकत है, हमारे पास सच है और जनता की ताकत है, इसलिए जीतनी है। आज सम्मेलन के बाद जो दौर शुरू हो रहा है उसमें हमें कुछ चीजें मैं सुझाव देना चाहता हूं बीएसजे की स्टीयरिंग कमेटी को कि पूरा जो डोर टू डोर कैंपेन, गली मीटिंग और यात्रा चर्चा जैसे कि हमारे यहाँ साथी बैठे हैं सरकारी मुलाजिम, वो अपने घर पे अपने कलीग्स की बैठक बुलाएं और बीएसजे का एक प्रतिनिधि साथी जाकर ये सारी बातें, ये सच्चाइयां उनके सामने बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़े ही साफ गोई के साथ रखे, बिना ये उम्मीद किए कि हम एक दिन में लोगों को सहमत कर देंगे। बार 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 ये बात करनी होगी तब तक जब तक कि लोग के दिमाग से सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती की धुंध छट न जाए और वो सच्चाई को पहचान न ले। इसके गली गली मीटिंग की जाए, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाए, यात्रा चर्चा की जाए। स्पेस फांसीवादी सरकार डेमोक्रेटिक स्पेस चाहे जितना कम कर ले, डोर टू डोर कैंपेन थोड़ी रोक सकती है। घर घर दरवाजे लेंगे, कौन रोक लेगा? गली में हम छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे, कौन रोक लेगा? हमारा एक साथी अपने घर में अपने कलीग, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों की छोटी सी मीटिंग बुलाएगा 20-40 लोगों की, कौन रोक लेगा? और ये मीटिंगें क्या होंगी? ये मीटिंगें हमारे सच्चाई के मिसाइलों का लॉन्च पैड, यहाँ से जो निकलेगा वो सच्चाई को फैलाएगा। इसको एक जन जागरण मुहिम के तौर पर चलाया जाना चाहिए। लोगों के बीच में फांसीवादियों की सच्चाई और इस देश की असलियत, महंगाई, बेरोजगारी, हमें इन 3 रूपों से डोर टू डोर कैंपेन, गली मीटिंग और यात्रा चर्चाएं छोटी छोटी सैकड़ों आयोजित की और उसके जरिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप साल भर में मई 2024 के पहले आप असर देखोगे।
वो असर कैसे आपके इलाकों में दिखाई पड़ेगा, आपके कार्यस्थलों में दिखलाई पड़ेगा कि जनता जागृत होगी और अपने असली मांगों के लिए लड़ेगी। इसी भरोसे के साथ और आपके जज्बे को सलाम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि पीएस जय का ये जो पहला चरण समाप्त हुआ है, अगले चरण में इससे बड़े किले, इससे बड़े बुर्ज हम फतह करेंगे और फांसीवादियों को जमीनोज करेंगे।